बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 17 फिजिक्स ऑफ सॉलिड से एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और एक लॉन्ग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आज का हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। यानी कि आपको पता है चैप्टर नंबर 17 के मैंने आपको कहा था 3 हिस्से हैं। एक सॉलिड की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो मैंने आपको सारी पढ़ा दी है, स्ट्रेस, स्ट्रेन, यंग, बल्क, शेयर मॉडुलस। आज हम चैप्टर नंबर 17 के दूसरे पोर्शन का आगाज करेंगे। यानी कि आज से हम सॉलिड की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। तो सॉलिड की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बेस पर इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं हम: कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर का लफ्ज ही बता रहा है कि कंडक्टर एक ऐसे सॉलिड होते हैं जिनमें हाई कंडक्टिविटी होती है। कंडक्ट का मतलब है गुजरना। तो यही इनकी डेफिनेशन आ जाएगी। मैं मेन पॉइंट लिख रहा हूं। कंडक्टर की डेफिनेशन क्या आ जाएगी? दोज मटेरियल्स विच हैव हाई कंडक्टिविटी। तो ऐसे मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है ना, हाई कंडक्टिविटी, उनको कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर का लफ्ज ही कंडक्ट से निकला है। कंडक्ट का मतलब है गुजरना। इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, कितनी होती है? 10 की पावर 7 पर ओहम पर मीटर। ये पर ओहम पर मीटर ये कंडक्टिविटी का यूनिट है। चैप्टर 13 के अंदर आपने पढ़ा होगा रेजिस्टिविटी का उलट कंडक्टिविटी है। बात समझ आई? तो ये रेंज ऑफ कंडक्टिविटी है। अगर आपसे पूछा जाए ना रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी, तो इसका आप उलट कर दें, यानी कि 10 की पावर -7। तो कंडक्टिविटी का उलट रेजिस्टिविटी है। अच्छा जी, फिर कंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। कितनी है? 10 की पावर 7 पर ओहम पर मीटर। ये एमसीक्यू आता है। और इनकी एग्जांपल के अंदर हम क्या लिखेंगे? मेटल्स। जितनी भी मेटल्स हैं वो सारी कंडक्टर हैं। मिसाल के तौर पर कॉपर, जिसका फार्मूला क्या होता है? Cu। ठीक है। गोल्ड, जिसका फार्मूला क्या होता है जी? Au। और सिल्वर, जिसका फार्मूला होता है Ag। तो कॉपर, गोल्ड और सिल्वर। ठीक है, कॉपर, गोल्ड और सिल्वर। तो ये जो मेटल्स हैं ये सारी की सारी कंडक्टर के अंदर आएंगी। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। इंसुलेटर क्या है? दोज मटेरियल्स विच हैव लो कंडक्टिविटी, जिनकी कंडक्टिविटी बहुत कम है, उनको हम इंसुलेटर कहेंगे। तो इधर हाई कंडक्टिविटी है, इधर क्या आ जाएगा जी? लो कंडक्टिविटी, जिनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। अच्छा, कितनी होती है जी इनकी कंडक्टिविटी? 10 की पावर -20 से 10 की पावर -10 तक। और कंडक्टिविटी का यूनिट आपको पता है ना, पर ओहम पर मीटर। ठीक है। तो जनाब इनकी एग्जाम्पल क्या आ जाएगी? वुड, डायमंड, रबर, ग्लास, मीका। तो ये सारी इंसुलेटर की एग्जाम्पल है। वुड कहते हैं लकड़ी को। आपको पता है ना कि लकड़ी में से करंट पास नहीं करता। अक्सर आप बिजली का काम करने लगे घर में, या कभी इस्त्री करने लगे, तो अम्मी कहती है ना कि या तो नीचे लकड़ी की कुछ चीज़ रख लें, या आप रबर की कुछ जूता पहन लें, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर इस्त्री में करंट आ गया तो ताकि आप महफूज रह जाए। तो लकड़ी में से, रबर में से, डायमंड में से, इन सारी चीज़ों में से करंट पास नहीं करता। ठीक है, क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम है, -20 से -10। आप देख रहे हैं ना, पावर माइनस में है, जबकि कंडक्टर की पावर प्लस में थी। अच्छा, सेमीकंडक्टर क्या है? इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम है। तो कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान होगा ना, उसको हम सेमीकंडक्टर कहेंगे। तो मैं कह सकता हूं इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी या मीडियम कंडक्टिविटी भी आप कह सकते हैं। मीडियम कंडक्टिविटी। अच्छा जी, कितनी होगी इनकी? 10 की पावर -6 से 10 की पावर -4 पर ओहम पर मीटर। और इनकी एग्जाम्पल क्या होगी? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो बेटा ये एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है। दिस इज द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। यानी कि सॉलिड की 3 टाइप्स हैं, उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बेस पर।
तो ये डेफिनेशन MCQ है 3, ठीक है, और बाकी इनकी एग्जाम्पलें आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से तैयार कर लेनी है। आप ज़रा इनको नोट करें, फिर हम एनर्जी बैंड थ्योरी पढ़ते हैं। तो जी बेटा, अब हम पढ़ेंगे एनर्जी बैंड थ्योरी। अच्छा जी, मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन तो पढ़ा दिया है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। अब आ गया जी एनर्जी बैंड थ्योरी। इसको ना शॉर्ट फॉर्म में EBT भी कहते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों को ना एनर्जी बैंड थ्योरी बड़ी मुश्किल लगती है, हालांकि ऐसा नहीं है, ये बहुत आसान है। मैं आपको बिल्कुल आराम आराम से और बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह समझाऊंगा। आप लोगों ने तवज्जो करनी, मैंने पॉइंट बना के लिखे, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको साथ साथ समझाऊंगा, आप ज़रा तवज्जो करें। पहले तो कुछ MCQs नोट कर लें आप लोग एनर्जी बैंड थ्योरी से रिलेटेड। अच्छा, पहले मैं आपको बताता हूं कि एनर्जी बैंड थ्योरी की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई है, ज़रा तवज्जो करें। जो बोहर एटॉमिक मॉडल है ना बच्चे, उसको ये फ्री इलेक्ट्रॉन के तौर पर बेस करता है, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन की जो थ्योरी है वो बेस करती है बोहर एटॉमिक मॉडल के ऊपर, ठीक है। और उसको प्रेजेंट किसने किया था? P. ड्रूड ने, ये साइंटिस्ट का नाम है, ठीक हो गया। लेकिन जो एनर्जी बैंड थ्योरी है वो बेस करती है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे, ये क्वांटम मैकेनिक्स है। अच्छा, मैं बताता हूं क्या है क्वांटम मैकेनिक्स। एनर्जी बैंड थ्योरी बेस करती है फेलिक्स ब्लॉक, ये कुछ लोग इसे ब्लोच भी पढ़ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, असल प्रोनाउंसिएशन 1928 के अंदर एक साइंटिस्ट था फेलिक्स ब्लॉक, इसको ब्लॉक पढ़ना आपने, ठीक है। बहरहाल जी, तो ये हमारा ताल्लुक इससे है। 1928 के अंदर फेलिक्स ब्लॉक ने जो थ्योरी पेश की उसको हम एनर्जी बैंड थ्योरी कहते हैं, और वो बेस किसके ऊपर करती है? क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर, ठीक हो गया। अब ये पुरानी थ्योरी कुछ जगह पर फेल हो जाती है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी बैंड थ्योरी की जरूरत पेश आई। ये तो थे MCQs, ठीक है, आपने इनको नोट कर लेना है, ये कुछ MCQs थे, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं, जो मैं बात बताना चाह रहा हूं, जरा इन चीजों पे गौर करें। एनर्जी बैंड थ्योरी पढ़नी है ना हमने, तो बिल्कुल आपने रिलैक्स होकर समझना है। देखें, EBT एनर्जी बैंड थ्योरी, एटम का सेंट्रल पार्ट क्या कहलाता है? न्यूक्लियस। अगर मैं एक सिंगल एटम की बात करता हूं, अब आपने यहां पर थ्योरी को बड़े ध्यान से सुनना है। आपकी बुक में जितनी भी थ्योरी लिखी हुई ना, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। अगर एक आइसोलेटेड एटम है, ठीक है, ये है आइसोलेटेड एटम, आइसोलेटेड कहते हैं तन्हा, अकेला, ये है आइसोलेटेड एटम, जिसका सेंट्रल पार्ट क्या है जी? न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द रिवॉल्व करता है। ये शेल है, आपने पढ़े होंगे केमिस्ट्री के अंदर, K शेल, L शेल, M शेल और N शेल। ले जी जनाब, ये आपने पढ़े हैं। तो मैं इधर लिख देता हूं, इधर क्या लिख देता हूं मैं, ये कौन सा शेल है? K शेल, L शेल, M शेल और N शेल, KLMN। एटम का सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस, बड़ी तवज्जो से आपने चीज़ों को समझना है। ये है एटम का सेंट्रल पार्ट। अब होता पता क्या है, पहले तो आप लोग ये समझे मैंने लिखा क्या है, पहले जरा ये चीज़ को नोट करें। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, किसी भी शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला है, विच इज कॉल्ड 2n²। ये जनरल फार्मूला है। n की वैल्यू क्या होगी? 1, यानी कि K शेल पहला है ना, तो 1 का स्क्वायर 1 ही, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन K शेल कितने होंगे? 2। तो आप जरा गौर करें कि K शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2। तो ये मैंने 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन K शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है? 2। ओके। अच्छा, अब L शेल, ये दूसरा शेल है, तो कितने होंगे? 2 का स्क्वायर 4। बात समझ आ रही है? 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 8। तो L शेल में कितने होंगे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन है जी L शेल के अंदर, ठीक हो गया। अच्छा, अब M की बारी आ गई। M शेल कौन सा है? ये पहला है, दूसरा, तीसरा। 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18। तो M शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18। ठीक हो गया। अब आखिरी शेल रह गया एन शेल। ये कौन सा? ये पहला शेल, दूसरा, तीसरा, चौथा। एन शेल नंबर 4 पे है। 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 4 का स्क्वायर 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32। अब एन शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है 32। तो इधर देखें, हम बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और 32। लो जी, अब आपको समझ आ गया। ये जो डॉट आपको नजर आ रहे हैं, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो किसी भी शेल के अंदर, अब आप सोच रहे होंगे सर आप क्या पढ़ा रहे हैं? एनर्जी बैंड थ्योरी ही पढ़ा रहा हूं। ये जनाब स्ट्रक्चर है आपका किसी भी एक सिंगल आइसोलेटेड एटम का। ठीक है, KLMN शेल है। अब होता पता क्या है, जरा थ्योरी को आपने तवज्जो से समझना है। अगर तो एक अकेला एटम है तो फिर ये KLMN शेल के अंदर ये मौजूद है। लेकिन चैप्टर का नाम क्या है? फिजिक्स ऑफ सॉलिड। अब सॉलिड के अंदर एक एटम तो नहीं है, सॉलिड के अंदर तो काफी सारे एटम है, एक से ज्यादा है। सॉलिड के अंदर एक से ज्यादा एटम है, तो क्या होगा? ये तो है एक एटम का। जब इसी तरह का दूसरा एटम होगा, तीसरा एटम होगा, तो मैं इधर बनाता हूं आपके सामने, जरा तवज्जो करें। ये एटम है ना, एटम का सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस, उसके इर्द गिर्द क्या रिवॉल्व कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। जब ये दो एटम एक दूसरे के करीब आएंगे, व्हेन टू एटम्स, एक एटम का तो मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन जब दो एटम आएंगे ना, अब इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द भी रिवॉल्व कर रहा है, इसके गिर्द भी। अब बच्चे जरा तवज्जो से समझना आपने, ये जो सबसे आखिर वाला शेल है ना, एन शेल, दिस इज द हाईएस्ट शेल, यानी कि इसको हम वैलेंस शेल कहते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड शेल इज कॉल्ड वैलेंस शेल, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये जो आखिर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वैलेंस शेल के अंदर, अब आपको पता ना इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव, और न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट तो करेगा, लेकिन क्योंकि ये वैलेंस शेल बड़ा दूर है, तो इस आखिरी शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हो जाएगी। ये जो है ना, एन शेल के अलावा KLM, ये एटम की कोर है, यानी कि ये एटम की कोर है। जरा तवज्जो कीजिएगा, मैं इसको शेडिल करता हूं। ये देखें, दिस इज द कोर ऑफ एटम KLMN। अब यहां तक तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है ना इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। अब आप देख रहे हैं KLMN, दिस इज द कोर ऑफ एटम, दिस इज द कोर ऑफ एटम, मतलब एटम का मेन पार्ट है। अब K शेल के अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, वो न्यूक्लियस के इर्द घूमते हैं। न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है ना, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। जो K शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन है, इनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगी, यानी कि ये बाहर नहीं निकल पाएंगे इतनी आसानी से। L शेल के अंदर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, M शेल तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, होती N शेल में भी है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता अट्रैक्शन की ताकत कम होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जब एक सॉलिड के अंदर मौजूद काफी सारे एटम एक दूसरे के करीब आते हैं ना, काफी सारे एटम, तो आखिरी शेल में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल में, ये पहला शेल है ना, दूसरा KLMN, तो इसके भी ये शेल है KLMN। तो जो आखिरी शेल में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन है, जब ये दो एटम एक दूसरे के करीब आएंगे तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। बात समझ आई? ये न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, तो ये आपस में रिपेल करेंगे। कौन से? एक एटम के आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के आखिरी शेल के। बाकी भी रिपल्शन तो होगी, क्योंकि ये एटम का कोर है ना, ये न्यूक्लियस के साथ बड़े स्ट्रांगली बाउंड होंगे, लेकिन जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे एटम के वैलेंस शेल के साथ रिपेल होंगे।
रिपल्शन की वजह से वो शेल आपस में तकसीम होंगे, यानी कि वो शेल फिर सब शेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। शेल सब शेल के अंदर जब दो एटम, अब सॉलिड के अंदर दो एटम तो नहीं है, इस तरह का कोई तीसरा एटम भी होगा, चौथा भी होगा, हजारों एटम है। तो हजारों एटम के आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन, जिनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो आपस में एक दूसरे को इतनी जोर से रिपेल करेंगे कि वो शेल सब शेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। और वो इतने, यानी कि सब शेल, इतने सब शेल करीब करीब होंगे कि एक शेल का दूसरे शेल से वो जो लाइनें बनेगी ना रिपल्शन की वजह से, वो जो सब शेल बनेंगे वो एक दूसरे से कितने दूर होंगे, मैंने इसके लिखा है, जरा देखें। डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल इज 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मैंने तीसरे पॉइंट के अंदर लिखा है 10⁻³ को उलट करें 10⁻23। 10⁻23 एनर्जी लाइंस प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। जब एक 10⁻23 बहुत ज्यादा लाइनें हैं, तो जब इतनी ज्यादा लाइनें एक दूसरे के करीब आ जाएंगी, विच अपीयर्स एज अ कंटिन्यूअस एनर्जी बैंड, तो जब इतनी ज्यादा लाइनें एक दूसरे के करीब आ जाएंगी ना रिपल्शन की वजह से, ठीक है, तो इतनी ज्यादा लाइनें के, ये देखें 10⁻23 ये लाइनें हैं। जब ये लाइनें एक दूसरे के इतनी करीब आ जाएंगी तो आपको ये दूर से देखने में ऐसा लगेगा कि ये एक बैंड है। मैं मिसाल दे देता हूं, जिस तरह आप किसी की स्किन को दूर से देखें तो आपको प्लेन नजर आती है, लेकिन अगर आप उसको करीब से देखें तो आप देखेंगे स्किन के अंदर पोर्स हैं। बिल्कुल उसी तरह जब आप इस बैंड को दूर से देखेंगे तो आपको प्लेन नजर आएगा, जब आप उस बैंड को करीब से देखेंगे तो एक बैंड के अंदर 10⁻23 लाइंस हैं। ये एक एटम का स्ट्रक्चर है। आखिरी शेल के अलावा KLM, ये जो 3 शेल है ये एटम की कोर है। ये इनके अंदर इलेक्ट्रॉन को हिलाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है ना, वो एक एटम के इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को रिपेल करके, बुक वाला लिखता है परमिजिबल एनर्जी स्टेट्स। परमिजिबल का मतलब है जिसमें इलेक्ट्रॉन को इजाजत होती है। बात समझ आई? तो एक लाइन का दूसरी लाइन से कितना फासला होगा? एक लाइन का दूसरी लाइन से कितना फासला है? डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल। एक लाइन का दूसरी लाइन से फासला होगा 10⁻⁻23। जब इतनी सारी लाइनें एक दूसरे के करीब आ जाएंगी तो ये दूर से देखने में आपको एक बैंड नजर आएगा। तो जनाब इस बैंड को हम क्या कहेंगे? वैलेंस बैंड। क्यों? किसी भी एटम का ये जो आखिर वाला शेल होता है ना, वैलेंस शेल कहलाता है। तो वो वैलेंस शेल जब डिवाइड होगा, जब उसके लाइनें बनेंगी, तो वो वैलेंस शेल की इतनी लाइनें बन जाएंगी कि वो आपको बैंड दिखाई देने लग पड़ेगा। तो आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उस शेल को वैलेंस शेल, और जब वो शेल दो सब शेल के अंदर और फिर वो दो से ज्यादा लाइनें बनेंगी तो वो इतनी लाइनें करीब करीब आ जाएंगी कि वो आपको बैंड दिखाई देने लग पड़ेगा। तो ऐसे बैंड को मैंने क्या नाम दिया? वैलेंस बैंड। तो अब आपको समझ आया वैलेंस बैंड ये सबसे हाईएस्ट बैंड है। तो जरा तवज्जो करें, ये एमसीक्यू मैंने लिखे हैं। इट इज द हाईएस्ट ऑक्युपाइड बैंड, और इसके 3 एमसीक्यूज हैं। वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल होगा किससे? इलेक्ट्रॉन से। या तो मुकम्मल तौर पर फिल होगा या पार्शली फिल होगा। बात समझ आई? नेवर बी एम्प्टी। ये जो आखिरी शेल है ना, वैलेंस शेल, जिसको मैं वैलेंस बैंड का नाम दे रहा हूं, ये कभी भी खाली नहीं होगा इलेक्ट्रॉन से। या तो पूरा भरा होगा या आधा भरा होगा, कभी भी खाली नहीं होगा वैलेंस बैंड। अच्छा जी, अब आप कहेंगे सर ये हाईएस्ट बैंड तो ये वाला आ गया वैलेंस बैंड, इसके अलावा तो कोई नहीं है। ये देखें, ये आ गया ना वैलेंस बैंड, ये वैलेंस शेल है। तो आप देखें, दिस इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इस शेल को वैलेंस शेल। तो ये जो वैलेंस शेल है, जब ये एक एटम है, इसके अलावा दूसरा एटम भी होगा, तीसरा भी होगा। हम तो एक एटम की स्टोरी पढ़ रहे हैं ना। सॉलिड की एनर्जी बैंड थ्योरी है ये, इसके अंदर हजारों एटम है। तो जब ये वैलेंस
शेल के अंदर मौजूद पड़े इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे तो वो आपस में शेल से सब शेल, वो छोटे छोटे सब शेल मिलके इतनी ज्यादा लाइनें बन जाएंगी कि वो आपको एक बैंड दिखाई देगा, कंटिन्यूअस बैंड। यानी कि अगर आप देखें मेरा कोट, आपको शायद प्लेन नजर आ रहा हो, लेकिन अगर आप इसी कोट को गौर से करीब से देखें तो आपको लगेगा बिल्कुल छोटे छोटे से सुराख हैं। तो ये बैंड भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही होता है। दूर से देखने में बैंड लगता है, लेकिन करीब आने में ये तो लाइनें हैं, ये तो शेल हैं, ये तो सब शेल हैं जिनको बुक वाला स्टेट्स का नाम दे रहा है। तो भाई साहब यही कहना चाह रहा हूं, हाईएस्ट, अब देखना, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड बैंड इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। अब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो किसी ना किसी चीज में से पास भी करेंगे। तो जिस वैलेंस बैंड से निकल के जहां पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना, उनको हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। ये वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड से बाहर निकलेंगे कंडक्शन के अंदर, तो वही मैंने लिखा, कंडक्शन बैंड क्या है, अबव द वैलेंस बैंड। अच्छा जरा तवज्जो करें, यहां बच्चे परेशान होते हैं। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि वैलेंस बैंड हाईएस्ट बैंड है, सबसे ऊपर है। वैलेंस बैंड के ऊपर कंडक्शन बैंड है जहां पर करंट ने पास करना है, फ्लो ऑफ चार्ज फ्लो करेंगे, आप उसको कंडक्शन बैंड कह रहे हैं, जिसका कंडक्टिविटी में अहम किरदार है। तो अबव द वैलेंस बैंड, ये जो आखिरी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड बैंड है, इससे ऊपर जो बैंड होगा उसको क्या कहूंगा, वैलेंस बैंड। जरा नोट करें, द बैंड अबव द वैलेंस बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड, द बैंड बिलो द वैलेंस बैंड, ये वैलेंस बैंड से जो नीचे वाला बैंड है KLM, ये एक जो बैंड है, दिस इज कॉल्ड फील्ड बैंड। तो आपकी बुक वाला लिखता भी है, द बैंड बिलो द वैलेंस बैंड इज कॉल्ड फील्ड बैंड। ये जो है ना KLM, ये फील्ड है, इसको ये देखें मैंने इसको फिक्स पैक किया हुआ है, इसका कंडक्शन के प्रोसेस में कोई रोल नहीं है, इसीलिए मैंने लिखा भी नहीं। तो वैलेंस बैंड हाईएस्ट बैंड है, वैलेंस बैंड से जो नीचे वाला बैंड है उसको क्या कहते हैं, फील्ड। उसमें क्या क्या आ जाते हैं, KLM शेल, वो फील्ड है, उसका कंडक्शन के प्रोसेस में कोई रोल नहीं है। तो वैलेंस बैंड से नीचे वाला बैंड फील्ड बैंड, वैलेंस बैंड से ऊपर वाला कंडक्शन बैंड, तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन ने कंडक्ट करना है। तो अबव द वैलेंस बैंड में भी कंडक्शन बैंड खाली भी हो सकता है, पार्शली फील्ड भी हो सकता है, लेकिन नेवर कंप्लीटली फील्ड, लेकिन कभी भी ये इलेक्ट्रॉन से पूरा भरा नहीं होगा। बात समझ आई? तो ये तो जनाब है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के 3 MCQs और उसके बारे में मालूमात। और ये एक एटम का स्ट्रक्चर, ये जो है ना KLM, इसको आप समझें ये फील्ड बैंड है, ये फील्ड बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, और इसके ऊपर वाला कंडक्शन बैंड, इससे नीचे वाला ये फील्ड बैंड है। ओके, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब पढ़ते हैं जनाब, एनर्जी बैंड थ्योरी की बेस पर हम सॉलिड को क्लासिफाई करते हैं 3 चीजों में, वही कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तो आप जरा देखें कंडक्टर क्या है, जरा तवज्जो करें, ये सारी थ्योरी अब आपको समझ आ गई ना। मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज कंडक्टर। कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन पास करेंगे, करंट फ्लो करेगा, इसी वजह से ये जो 2 बैंड है ना, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, बच्चे VB का मतलब है वैलेंस बैंड, CB का मतलब है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे किसके अंदर, निकल के कंडक्शन बैंड के अंदर चले जाएंगे। तो कंडक्टर के अंदर आपने याद रखना है, जो वैलेंस बैंड है वो पार्शली फील्ड होता है, वैलेंस बैंड पार्शली फील्ड। CB का मतलब कंडक्शन बैंड, ये भी पार्शली फील्ड। ओके हो गया। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड अगर आप देखें ना तो आपस में ये ओवरलैप कर रहे हैं, बिल्कुल करीब करीब है, यानी कि जो आखिरी शेल है ना इसके बिल्कुल साथ ही करंट पास करना शुरू हो जाएगा। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो खाली जगह होती है ना उसको हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। द गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो इधर मैं लिखूंगा नो एनर्जी गैप, यानी कि कंडक्टर के अंदर एनर्जी गैप नहीं होता, नो एनर्जी गैप। ये ओवरलैप करते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करते हैं, बिल्कुल करीब करीब होते हैं।
अच्छा जी, अब आ जाए इंसुलेटर पे। इंसुलेटर में से करंट पास नहीं करता। जब करंट पास नहीं करेगा इसका मतलब है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। बस अब ये दो बैंड आपने याद रखने हैं, क्योंकि वैलेंस बैंड से नीचे वाला तो फील्ड बैंड है, उसका तो कोई रोल ही नहीं है, वो तो फील्ड है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इंसुलेटर में से करंट पास नहीं करता, तो ये एमसीक्यूज भी आते हैं। तो इंसुलेटर में वैलेंस बैंड फुली होता है, यानी कि फील्ड। मैं क्या लिखूंगा, पहला पॉइंट, वैलेंस बैंड कंप्लीटली फील्ड। इंसुलेटर के अंदर वैलेंस बैंड कंप्लीटली फील्ड है, और कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है, खाली होता है। क्यों बना? क्योंकि आप देखें ना कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो खाली जगह, दिस इज कॉल्ड एनर्जी गैप। ई का मतलब एनर्जी, जी का मतलब है गैप। और कंडक्शन बैंड की एनर्जी को मैं कह सकता हूं ई, कंडक्शन बैंड की एनर्जी को ई सी, और वैलेंस बैंड की एनर्जी को ई वी। तो एनर्जी गैप हम निकालते हैं ई सी माइनस ई वी, यानी कि कंडक्शन बैंड की एनर्जी माइनस वैलेंस बैंड की एनर्जी। तो जब डिफरेंस निकालते हैं तो एनर्जी गैप आता है, और इनका एनर्जी गैप होता है जी, एनर्जी गैप इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि जिनका एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, ये अप्रोक्सीमेटली 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक भी होता है। तो जिन चीजों का एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है वो इंसुलेटर है, और जिनका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है वो सेमीकंडक्टर है। मैं अभी बताता हूं आपको, बात समझ आई? इसकी एग्जांपल के अंदर मैंने क्या लिखा जी, मिसाल के तौर पर डायमंड। नोट करें जी इंसुलेटर की एग्जांपल। डायमंड का एनर्जी गैप कितना है बच्चे? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है ना, तो डायमंड इज एन इंसुलेटर, क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड बहुत दूर दूर होते हैं डायमंड के अंदर। तो कंडक्टर भी पढ़ लिया, इंसुलेटर भी पढ़ लिया। अब बारी आ गई सेमीकंडक्टर की। अब देखें, कंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड बहुत करीब करीब ओवरलैप करते हैं, इंसुलेटर में बहुत दूर दूर है। अब सेमीकंडक्टर में ना बहुत करीब है ना बहुत दूर है, यानी कि दरमियान दरमियान में है। तो सेमीकंडक्टर जरा लिख लें, मैं क्या लिखूंगा, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड भी पार्शली फील्ड है, पार्शली फील्ड, और कंडक्शन बैंड भी पार्शली फील्ड है। मैं सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूं। और एनर्जी गैप कितना होगा इनका? लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि जिनका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो गैप होता है ना, उसको हम एनर्जी गैप कहते हैं। ठीक है, अगर एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो सेमीकंडक्टर है, अगर एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो इंसुलेटर है, और अगर एनर्जी गैप है ही नहीं तो वो फिर कंडक्टर है जिसमें ओवरलैप करते हैं। अच्छा जी, एग्जाम्पल के तौर पर सिलिकॉन का एनर्जी गैप कितना है जी? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम का एनर्जी गैप कितना होता है? 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एग्जाम्पल आ गई। अच्छा जी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या असर है सेमीकंडक्टर के ऊपर? देखें, अगर तो टेम्परेचर है 0 केल्विन, अब जरा तवज्जो कीजिएगा, जब 0 केल्विन होगा तो सिलिकॉन और जर्मेनियम एक्ट करेंगे लाइक अ इंसुलेटर। तो जब टेम्परेचर 0 केल्विन है तो सिलिकॉन और जर्मेनियम इंसुलेटर के तौर पर बिहेव करेंगे। अब इंसुलेटर में क्या होता है? इंसुलेटर में ये देखें, ये वाली खुसूसियात आएंगी। फिर जब टेम्परेचर 0 केल्विन होगा तो सिलिकॉन और जर्मेनियम बिहेव लाइक अ इंसुलेटर। उस सूरत में वैलेंस बैंड कंप्लीटली फील्ड होगा और कंडक्शन बैंड एम्प्टी होगा। ये पार्शली तो तब है जब सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर के ऊपर है। बात समझ आई? यानी कि सेमीकंडक्टर क्या चीज है? सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है। वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड पार्शली फील्ड है। कब? जब ये दोनों सेमीकंडक्टर के तौर पर बिहेव करेंगे। और सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर कब बनते हैं? रूम टेम्परेचर के ऊपर। 20 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर कहते हैं। बात समझ आई? तो जब सिलिकॉन और जर्मेनियम इंसुलेटर हैं तो फिर इंसुलेटर वाली खुसूसियात लगेंगी, ठीक है। लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो वैलेंस बैंड में से इलेक्ट्रॉन निकल के
वैलेंस बैंड में से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ पे जाएगा, कंडक्शन बैंड में। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पीछे क्या क्रिएट हो जाएगा, होल। तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पीछे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इधर नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से करंट फ्लो करेगा। बात समझ आ गई। तो ये है टेम्परेचर का इफेक्ट। 0 केल्विन पे सिलिकॉन और जर्मेनियम इंसुलेटर है, और 20 डिग्री सेंटीग्रेड यानी रूम टेम्परेचर के ऊपर ये दोनों सेमीकंडक्टर हैं। तो ये सेमीकंडक्टर का मैंने आपको बता दिया, एग्जाम्पलें आपने नोट कर लेनी है, सिलिकॉन और जर्मेनियम का एनर्जी गैप। तो बच्चे आई होप कि ये आपको एनर्जी बैंड थ्योरी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ठीक है, अगर कोई पॉइंट आपको नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को एक मरतबा फिर आप देख लेंगे ना, तो फिर आपके मजीद पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। बात समझ आई। तो बच्चे अपना बहुत सा ख्याल रखें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आगे शेयर भी करें दोस्तों के साथ। दुआओं में याद रखें। मुबशर अहमद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।